आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है बिहार की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर कटिहार से है। कटिहार जिले के कदवा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां घात लगाए नकाबपोश अपराधियों ने पति पत्नी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। ये घटना मोहम्मदपुर पंचायत के सांझेली गांव स्थित घोघरी पुल के पास मंगलवार की रात की बताया जा रहा है कि 3 नकाबपोश अपराधी पहले से मौके पर छिपे हुए थे और जैसे ही पति पत्नी वहां पहुंचे हैं उन पर हमला कर दिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी सांझेली बहियार की ओर फरार हो गए हैं और साथ ही घायलों की पहचान वार्ड संख्या 6 निवासी 28 वर्षीय बड़कू शर्मा और उनकी 27 वर्षीय पत्नी काजल देवी के रूप में हुई है। घटना में घायल हुए दंपत्ति के अनुसार अपराधियों पर एक के हाथ में लाठी, दूसरे के हाथ में चाकू और तीसरे के पास हथियार था और अचानक हुई गोलीबारी से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है और गोली की चीख पुकार सुनकर आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे हैं और पुलिस को सूचना दी गई है। वहीं आपको बता दें, चिकित्सालय ज्ञान रंजन ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल कटिहार रेफर किया है और डॉक्टरों के अनुसार बड़कू शर्मा के जांघ में जबकि काजल देवी के बाह में गोली लगी है। पाँच रोज वहाँ गायब रखा। अच्छा, हम पुलिस में खबर किए, पुलिस द्वारा किसी तरह औरतिया को ला करके यहाँ पहुँचाया थाना। बाकी धमकी दे करके गलत बयान करवा दिया। अच्छा, और वहाँ से गलत जो बयान वहाँ हुआ वहाँ से लाए घर, यहाँ पर पंचायती ये वो करके और हम ही पर पूरा दबाव दे दिया। 31,000 जुर्माना भी कर लिया। नहीं न वहीं कोई फैसला हुआ, नहीं गांव में हुआ फैसला। वही मेरा लड़का और पुतोह दोनों कटिहार जाकर के केस करके अभी 3 रोज 4 रोज से डर से वहीं है बाहर। अच्छा, यहाँ चंदकिशोर शर्मा सेटलमेंट करने के लिए ब्लॉक दे करके वही बुलाया था घर के, यहाँ सेटलमेंट हो जाएगा। आपको क्या लगता है कौन आखिर गोली मारा होगा? गोली मारा वही लोग होगा, वही क्या क्या नाम है? हकरू शर्मा का बेटा सब होगा। अच्छा, और कौन होगा? अच्छा, आपका बेटा क्या नाम था? बड़कू शर्मा। बड़कू शर्मा। हाँ। और आप उनका पुत्र होगा नाम? काजल देवी। काजल देवी। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? परमेश्वर शर्मा। परमेश्वर शर्मा। हकरू शर्मा के पुत्र ने गोली चलाई है। हाँ, यही कहना है आपका? हाँ। पूछ रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? बताइएगा पुलिस वाले। उम्र कितना हुआ आपका? पति का क्या नाम हुआ? बड़कू शर्मा। कहाँ घर हुआ? संजेली। अच्छा, इस पे आप पे जो ये गोली चलाया है, कौन चलाया, आप देख पाए हैं? 3 आदमी था, ये तो देखे अच्छा। थे और मुंह में रुमाल था। अच्छा, मतलब पहचान नहीं पाए ना? वो लोग क्या पैदल से था? हाँ, पैदल से आप लोग था। बाइक से पति के साथ आ आ रहे रहे थे हम लोग, अच्छा। तीनों आदमी छींक लिया हम लोग। अच्छा, और कहीं तो नहीं लगी, बस आपके हाथ में ही है? हाँ। आपका पति भी ठीक है? ठीक है। आप लोग कहाँ से आ रहे थे? कटिहार से। कटिहार से आ रहे थे? हाँ, 4 रोज से 5-6 रोज से भी वही थी कटिहार में। अच्छा, छिप के। किसी से दुश्मनी थी? हाँ, लड़ाई झगड़ा? अच्छा, ठीक ठीक। किसको गोली लगी है? बॉलीवुड के चर्चित पार्श्व गायक उदित नारायण झा एक बार फिर पहले पत्नी ने लगाया गंभीर आरोप को लेकर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर गायक उदित नारायण झा उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण झा के महिला थाना सुपौल में आवेदन देकर उदित नारायण, उनके 2 भाइयों और दूसरी पत्नी पर आपराधिक षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगा है। रंजना का दावा है कि इलाज के बहाने उनका गर्भाशय बिना जानकारी के निकलवा दिया गया, जिसकी जानकारी उन्हें वर्षों बाद इलाज के दौरान मिली है। मंगलवार को अपने अधिवक्ता करुणाकांत झा के साथ महिला थाने पहुंची और साथ ही रंजन झा ने बताया कि वह सुपौल जिले के बलुआ बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत संस्कृति निर्मला वार्ड संख्या 11 निवासी चंद्रकांत झा की 61 वर्षीय पुत्री है और उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर 1984 को उनकी शादी उदित नारायण झा से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी के बाद शुरुआती कुछ वर्षों तक ठीक ठाक बीता है, लेकिन 1985 में उदित नारायण करियर बनाने के लिए मुंबई चले गए।
जिसके बाद रंजना के अनुसार मुंबई जाने के बाद उदित नारायण ने उनसे दूरी बना ली। इसी दौरान उन्हें मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि उदित नारायण ने दीपा नारायण नामक महिला से दूसरी शादी कर ली है। जब उन्होंने इस बारे में सवाल किया तो उदित नारायण लगातार उन्हें गुमराह करते रहे। शिकायत में रंजना ने आरोप लगाया कि 1996 में इलाज के बहाने उदित नारायण, उनके भाई संजय कुमार झा और साथी ललित नारायण झा उन्हें दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में ले गए। वहां बिना उनकी स्पष्ट जानकारी और सहमति के उनका गर्भाशय निकलवा दिया गया है। रंजना का कहना है कि उस समय उदित नारायण की दूसरी पत्नी दीपा नारायण भी अस्पताल में मौजूद थी। और रंजना झा ने आगे बताया कि वर्ष 2006 में जब वह मुंबई गई तो उदित नारायण और दीपा नारायण ने उनके साथ गाली गलौज की है और घर में प्रवेश तक नहीं करने दिया। इसके बाद वह नेपाल स्थित ससुराल चली गई थी और साथ ही लेकिन वहां भी उन्हें अपमानित कर भगा दिया गया। मायके में रह रही है वह। रंजना का यह भी कहना है कि उन्होंने पहले परिवार न्यायालय सुपौल में महिला आयोग में भी मामला दर्ज कराया था और उस दौरान उदित नारायण ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करते हुए समझौता पत्र भी दाखिल किया था, लेकिन इसके बावजूद ना तो उन्हें सम्मान मिला और ना ही पति का सहयोग मिला है। रंजना जी का मामला अपने पति से विवाद को लेकर है। उनके पति देश के मशहूर गायक हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में जाने के बाद अपनी पूर्व पत्नी को छोड़कर अपने सहयोगी दीपा नारायण झा से शादी कर ली और उसके बाद रंजना जी को परित्यक्त जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिए। इस कारणवश पूर्व में रंजना जी महिला आयोग भी गई थी। वहाँ दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ, जिस समझौते के आधार पर महिला आयोग में विवाद की समाप्ति हुई। लेकिन उदित नारायण झा के द्वारा उस समझौते को कभी पूरा नहीं किया गया। उस समझौते की शर्तों के बावजूद भी उन्होंने न तो रंजना जी को अपनी पत्नी माना, न ही उन्हें एक पत्नी का सम्मान दिया और यहाँ तक कि भरण पोषण करने से भी इनकार किए। हाल में जब रंजना जी के द्वारा वैवाहिक पुनर्स्थापन का मुकदमा न्यायालय में किया गया, तब से वो पुनः भरण पोषण के रूप में एक मिनिमम राशि उन्हें देना शुरू किए, जबकि उन्होंने महिला आयोग के समक्ष अपनी आर्थिक हैसियत के मुताबिक रंजना जी को भरण पोषण करने का वादा किया था। साथ ही उन्हें पटना के पॉश इलाके में मकान खरीदकर देने का भी वादा किया था। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी वो हर हमेशा यही प्रयास करते रहे कि किसी प्रकार रंजना नारायण झा उनकी ज़िंदगी से साइड हो जाए। इस कारणवश रंजना जी आज थाना में अपना शिकायत दर्ज करा रही है। न्याय की उम्मीद करती है यहाँ से आप? देखिए, मजबूरी में हमको महिला थाना आना पड़ा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बार बार उदित जी मुझसे कमिटमेंट तो करते हैं लेकिन फुलफिल नहीं कर रहे हैं अभी तक कुछ, तो इसलिए आए हैं। अब देखिए तो पूरा भरोसा है, महिला थाना है, महिला को न्याय तो मिलना चाहिए, लेकिन अभी क्या बोलेंगे इसके आगे, अगर कुछ होगा तब बताएंगे। अभी आप पे क्या आरोप लगाया है उदित जी के ऊपर, क्योंकि लंबे समय से आप दोनों अलग रहती हैं? क्या हुआ था उस वक्त और आज क्या? अरे आप लोग तो मीडिया भाई सबको पता ही है कि महिला आयोग में जब गए थे तब ये से वो बोल रहे हैं कि आज ले जाएंगे। पहले तो एक्सेप्ट नहीं करते थे, जब लिखित दिए कि मेरी पत्नी हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से रखेंगे, तो आज तक तो वही छल करते हैं। आते हैं गाँव, फिर वही वादा, फिर वही करते हैं। आजकल हम बीमार रहने लगे हैं, इसीलिए हमको पता नहीं ज़रूरत है उनका, लेकिन वो ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। आए थे गाँव, कमिटमेंट करके फिर चले गए। कोर्ट में भी आपका मामला चल रहा है? जी हाँ, कोर्ट में भी चल रहा है। वहाँ से क्या न्याय मिली है? तो क्या अभी तक तो चल ही रहा है। आए थे उदित जी, अभी तक तो नहीं कुछ किए हैं। तो क्या डिमांड क्या है आपकी, क्या चाहती हैं? कुछ नहीं, पति का जो एक तो सम्मान चाहिए। विधिवत शादी हुआ है, वो एक्सेप्ट करते हैं, फिर कमिटमेंट करके जो चले जाते हैं। एक पत्नी को क्या चाहिए? एक सम्मान चाहिए। आज क्या शिकायत है महिला थाना में आपके आवेदन में?
वही लेके आए हैं जो हमको सम्मान मिलना चाहिए। मेरे साथ जो हुआ है अभी तक छल, उसको भी लेके आए हैं। देखिए जब न्याय मिलेगा तब बात करेंगे। ठीक। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में सामूहिक विवाह समारोह का भव्य आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 260 जोड़ों ने एक साथ 7 फेरे लिए हैं। अंबिकापुर के पीजी कॉलेज स्थित इंडोर स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित इस समारोह में बड़ी संख्या में वर वधु और उनके परिजन शामिल हुए। पारंपरिक रीति रिवाज और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सभी जोड़ों ने विवाह बंधन में बंधे और सामूहिक विवाह के इस आयोजन में सभी जोड़ों ने परिवारों को आर्थिक सहयोग मिला है और साथ ही कार्यक्रम में सभी नए जोड़ों में खुशी का माहौल भी देखने को मिला है। खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां सरकार ने बजट में कोटा सहित पूरे प्रदेश के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री एवं डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सड़कों, स्वास्थ्य, शिक्षा और युवाओं में महिला बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। कोटा मेडिकल कॉलेज में विश्राम गृह और साथ ही अटल आरोग्य फूड कोर्ट स्थापित किया जाएगा। साथ ही नगरीय क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा के कार्य कराए जाएंगे। कोटा में महिला बाल शक्ति संकुल की भी घोषणा की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में मजबूत करने के लिए इन्हें सरकार ने मोक्ष वाहिनी योजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत अस्पताल में मृत्यु होने वाले डेड बॉडी को घर तक निःशुल्क पहुंचाया जाएगा और साथ ही गंभीर मरीजों और सड़क दुर्घटनाओं के मामले में त्वरित इलाज के लिए राज्य सुरक्षा योजना भी लागू की जाएगी और साथ ही हाईवे पर रेस्ट सेंटर्स में एम्बुलेंस तैनात की जाएगी ताकि एक्सीडेंट के मामले में तुरंत इलाज मिल सके। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर राज ममता कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। होगा व्यापारियों के लिए और शिक्षा में इसमें जो अभी टेबलेट के ई वाउचर्स आ गए, साइकिल के लिए भी ई वाउचर्स आ गए। ये एक बच्चों को क्या है खरीदने में आसानी रहेगी और तीमारदारों के लिए हर जिले में व्यवस्था करेंगे। अस्पताल में साथ के साथ रहने की भी व्यवस्था हो जाएगी। अब इस तरीके की घोषणा हुई है बजट में, जो कि बहुत सराहनीय है। तो क्या बजट कैसा रहा ओवरऑल माने तो? बजट अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत लंबे समय तक बोला गया बजट के बारे में और पूरा डिटेल से अच्छा कहा, जैसी उम्मीद थी वैसा बजट। क्या नाम है? शैलेश विजय, टैक्स एडवोकेट। राजस्थान का बजट जैसा कि उम्मीद थी उसके अनुरूप ये खरा उतरा है। कुछ अपेक्षाएं थी, जैसे हमने पर्यटन विकास की बात करी, लेकिन पर्यावरण के विनाश पर इस बजट में कोई चिंता दिखी नहीं। हर जगह खेजड़ी के पेड़ कट रहे हैं, जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। यदि ये सब चलता रहा तो पर्यटन का विकास कैसा होगा? माननीय वित्त मंत्री जी को इस पर भी प्रकाश डालना चाहिए था, क्योंकि हम बिना पर्यावरण के न तो पर्यटन तो बहुत छोटी चीज़ है, कृषि उत्पादन और हमारी फूड सिक्योरिटी इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे खाद्यान्न का संकट हो जाएगा यदि हमने पर्यावरण को अक्षुण्ण नहीं रखा तो। नाम बताया आपका? ब्रजेश विजयवर्गीय, पर्यावरण प्रेमी। बजट को लेकर राज्य का बजट जनहितैषी बजट है। इस बजट में माननीय वित्त मंत्री महोदया ने सभी का ध्यान रखा है। विशेष रूप से किसानों का सर्वोन्मुखी विकास हो और उनकी
प्रगति हो, इस दृष्टि से बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं। किसान उत्पाद के साथ प्रोसेसिंग के काम में भी संलग्न हो, यह बहुत आवश्यक है। इससे किसान की आमदनी भी बढ़ेगी, वहीं विकास के आधारभूत ढांचे, सड़क के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखकर वित्त मंत्री महोदया ने चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। दुर्घटना होने पर या अन्य कोई सुविधा के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। महिलाओं को 1200 रुपए सीधे खाते में डालना जन कल्याणकारी सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। कोटा के लिए भी बहुत सारी उपलब्धियां हमारे सामने आने वाली है। कोटा को में नवीन टेक्नो हब और डीएलपी लैब की सौगात मिली है और अभी पूरा बजट का सूक्ष्मता से विवेचन करने पर अनेक उपलब्धियां हमारे सामने आएंगी। मैं समझता हूं राजस्थान सरकार का वर्तमान बजट सर्वव्यापी, सर्वहितैषी और सर्वान्मुखी है। होगा आज का जो बजट राजस्थान सरकार का आया है उसमें 5,000 करोड़ रुपए केवल पर्यटन के विकास के लिए प्रावधान किया गया है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि राजस्थान सरकार पर्यटन को लेकर बहुत चिंतित भी है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर तरह का उपाय कर रही है। और आपको जानकर ये बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी कि राजस्थान में पहली यूनिवर्सिटी है कोटा यूनिवर्सिटी कोटा, जिसमें हमने पर्यटन का विभाग अलग से खोल दिया है और अगले वर्ष से उसमें एडमिशन शुरू हो जाएंगे। और आज की आवश्यकता है कि पर्यटन हब बने कोटा, और कोटा में जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है और जिस तरह से एक भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर यहाँ के चौराहे चंबल रिवर फ्रंट बना है, तो पर्यटन की बहुत बड़ी गुंजाइश मैं कोटा में देखता हूँ। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी विद्या परिषद ने और प्रबंध मंडल ने इस पर्यटन विभाग की स्थापना का निर्णय लिया और ये विभाग आने वाले समय में बहुत पॉपुलर भी होगा। और बच्चों को इसमें हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि आने वाले समय में पर्यटन के क्षेत्र में जो गाइड की ट्रेनिंग होती है उस गाइड की ट्रेनिंग भी हम करें, ताकि वो इस कोटा का इतिहास पढ़े, कोटा हाडोती के बारे में जाने और बिल्कुल प्रशिक्षित होकर यहाँ जो सैलानी आएंगे उनको गाइडेंस दें और कोटा के इतिहास और हाडोती के इतिहास के बारे में बताएं। मैं सोचता हूँ कि इस कोटा विश्वविद्यालय में जो एमओयू साइन हो रहे हैं, ये एमओयू आगे जाकर हमारे विश्वविद्यालय के लिए, यहाँ के शोधार्थियों के लिए, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए तो लाभप्रद होगा ही होगा, पर इस हाडोती अंचल में भी इस के लाभ मिलेंगे, इन एमओयू का लाभ मिलेगा और कुल मिलाकर हम राजस्थान के सतत विकास में अपना योगदान एक विश्वविद्यालय के रूप में दे पाएंगे। खबर है अजमेर से है, जहां पर कलेक्ट्रेट ऑफिस को आज फिर मिली है बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस व प्रशासन सहित सुरक्षा एजेंसियों में मचा हड़कंप। कलेक्ट्रेट परिसर को खाली कराया जा रहा और चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन, चप्पे चप्पे की तलाशी जारी है और सीआईडी की बीडीएस व एटीएस सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस प्रशासन ने संभाला है मोर्चा। तलाशी में नहीं मिला कोई भी संदिग्ध वस्तु। जिला कलेक्ट्रेट लोक बंधु के ऑफिशियल मेल आईडी पर आया धमकी भरा संदेश। पुलिस कर रही है संदिग्ध मेल की जांच और साथ ही सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। जी अभी एक सुबह कलेक्टर साहब के ईमेल पर एक मेल आया था जिसमें कि कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी थी। इस संबंध में हमने एक संयुक्त जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाया जिसमें कि कोई संदिग्ध या कोई बम वस्तु नहीं मिली।
सर लगातार धमकी मिल रही है। हाँ बिल्कुल, लगातार इस तरह के मेल हमें मिल रहे हैं, पहले भी आ चुके हैं। इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज की गई, उनमें भी अनुसंधान चल रहा है। इसमें हमारी क्या कह रहे हैं, टीम है बिल्कुल, हमारी जो पुलिस की टीम थी, प्रशासनिक अधिकारी भी साथ में थे, एटीएस की टीम भी थी साथ में, और जो हमारी बीडीएस बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है सीआईडी आईबी की, वो टीम भी थी। पहले मुकदमा अब तक कार्रवाई हुई नहीं, बिल्कुल मुकदमा दर्ज है, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि भाई किसने ये जो फेक जो ये थ्रेट आ रही है किसने की है, उस संबंध में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ठीक है। अलवर जिले में फैक्ट्रियों से ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से करीब 3 आपको बता दें कि कॉपर तार और साथ ही चोरी में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि यह कार्रवाई उद्योग नगरनाथ थाना पुलिस की है और पुलिस को सूचना मिली थी कि MIA औद्योगिक क्षेत्र में लगातार ट्रांसफार्मरों से कॉपर तार चोरी किया जा रहा है और जांच में सामने आया कि आरोपी अलग अलग फैक्ट्रियों में चोरी करते थे। रात के समय ट्रांसफार्मर के अंदर से कॉपर तार निकालकर चोरी किया जाता था। चोरों द्वारा उस गैंग के अन्य लोगों के साथ मिलकर बेच दिया जाता था। ये एक इंटर स्टेट गैंग है और साथ ही जिसमें 4 आरोपियों के अलावा एक अन्य भी शामिल है, जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। 5 जनवरी को RG एग्रो फ्रूट फैक्ट्री, 14 जनवरी को वहां पर सन्मति मार्बल्स फैक्ट्री, 20 जनवरी को सन्मति मार्बल्स फैक्ट्री और 20 जनवरी को HB मार्बल्स फैक्ट्री, 24 जनवरी को गौरव केमिकल मिनरल फैक्ट्री और 30 जनवरी को माइक्रोन इंडिया फैक्ट्री से ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाएं हुई थी। जो कि RG एग्रो फूड, सन्मति मार्बल्स, HP मार्बल्स, गौरव केमिकल्स और माइक्रोन इंडिया लिमिटेड, इन 5 जगह जो कमर्शियल बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं उसमें कॉपर चोरी हुई थी और इसमें हमने गैंग को आइडेंटिफाई कर लिया है। 4 मुलजिम हमने गिरफ्तार किए हैं और 2 मोटरसाइकिल हमने बरामद किए। इसके अतिरिक्त लगभग 3 क्विंटल कॉपर वो हमने बरामद किया है। जिन व्यक्तियों ने इनसे चोरी का माल खरीदा है उनसे भी उनको भी हम मुलजिम बनाएंगे। उस संदर्भ में पूछताछ जारी है। अभी 4 मुलजिमों को हमने गिरफ्तार किया, उनका पुलिस कस्टडी हमने ली है और आने वाले समय में ये ऑर्गेनाइज तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया में चोरी ना हो उसके प्रिवेंशन के लिए हमने बख्तर चौकी में 3 जो है कांस्टेबल्स एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं। वहाँ की जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से भी वार्ता हुई, बड़ी सकारात्मक वार्ता हुई, उसमें ये पाया गया कि इन 5 इंडस्ट्रियल जगह जहाँ चोरी हुई उसमें मात्र एक जगह CCTV कैमरा लगा हुआ था। इस संदर्भ में व्यापारियों को भी सेंसिटाइज किया गया और उन्होंने आश्वस्त किया है कि सभी जगह CCTV कैमरा लगाए जाएंगे और गार्ड्स की भी नियुक्ति करेंगे और 3 पुलिस कर्मी अतिरिक्त भी हम इंडस्ट्रियल एरिया में लगा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो 112 गाड़ी है वो बख्तर की चौकी पर डेडिकेटली रहेगी, जैसे कि इंडस्ट्रियल और हरजीत। तो ये आदतन इस तरह का काम पहले भी करते हैं, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। ICGS से हम लोग ने क्रिमिनल रिकॉर्ड भी की भी जांच कर रहे हैं और जगह भी इन्होंने जो चोरियां की है उस संदर्भ भी हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं। और ट्रांसफार्मर वाले चोरी कर रहे हैं इसके अलावा देखिए, क्योंकि कॉपर का जो प्राइस है वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी बढ़ गया है, तो इस संदर्भ में ग्रामीण इलाकों में भी इन्होंने ट्रांसफार्मर चोरी किए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नकबजनी में भी इनका रोल सामने आ रहा है। उस संदर्भ में पूछताछ जारी है और आने वाले समय में इनको प्रोडक्शन वारंट पर लेकर के नकबजनी के मामलों में गिरफ्तार किया गया, जिन नकबजनियों का खुलासा ये करेंगे। जो बलविंदर है वो रायसिक है, वही उदयपुर निहाम थाना सीकरी डीक का रहने वाला है। गुरविंदर अलवर का ही निवासी है, सोनू अलवर का है और जो हरजीत है वो सीकरी डीक का रहने वाला है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।